करते हैं ऐसे विषय पर, धार्मिक आस्थाओं के ऊपर। नवरात्रियाँ हैं, भारतीय पर्व है और चैत का महीना है, चारों तरफ हरियाली होती है इस समय। तो हम नेताजी से बात करेंगे नवरात्रियों के विषय पर। जैसा कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को नहीं आई और हम देखने को मिल रहा है कि जहाँ जहाँ पर अवैध रूप से लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था उस पर बुलडोजर चल रहा है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं तो सभी जगह मीट की दुकानें बंद हो गई बाबा आदित्य के साथ। कहीं लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं, कई लोग विरोध भी कर रहे हैं। और पावन पर्व महीना है चैत्र का, इस विषय में आप जरा हमारे दर्शकों के लिए अपने विचार व्यक्त कीजिए। देखिए, नवरात्र अब समाप्ति की तरफ हैं। उधर मुस्लिमों के रोजे भी चल रहे हैं, बड़े पवित्र दिन चल रहे हैं। अब अवैध जिनकी संपत्तियां हैं, अवैध जिन्होंने बना के रखे हुए हैं काफ़ी समय से, कोई भी मुख्यमंत्री हो, जिस तरीके से मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं, संवैधानिक पद का प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, तो उनको बिना भेदभाव के, जात पंथ धर्म, बिना दलगत राजनीति के, चाहे वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता पदाधिकारी है, चाहे वो भाजपा पार्टी का कार्यकर्ता पदाधिकारी है, जो अवैध है, जो गलत है, जो कानूनी दायरे के अंदर नहीं आता, उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। वो हो रही है, इसकी शुरुआत हो गई है। बस निवेदन यही रहेगा मुख्यमंत्री जी से कि किसी भी पूर्वाग्रह से या किसी भी पॉलिटिकल राजनीतिक रूप से किसी के साथ गलत ना हो। जो गलत लोग हैं वो बचने नहीं चाहिए, निर्दोष को फंसना नहीं चाहिए। अब जेवर के आसपास या इधर उधर कई जगह पूरे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है और अभी तक तो ऐसा ही लगता है कि जो गलत लोग हैं उनके साथ ही ये जिन्होंने आक्रमण किया हुआ है। हिंदुस्तान में क्या है, 3% लोग हैं, चाहे 5% मान लीजिए, वो 95-96% लोगों का खून चूसते हैं। और ये 4-5% में टॉप लेवल का नेता होता है। आजकल तो अधकचरे नेता भी शामिल हो गए हैं इसमें। अधिकारी होता है और बिजनेसमैन होता है, उद्योगपति होता है। ये तीनों मिलकर ऐसा त्रिकुट बना लेते हैं। मेरे पिता तभी से ये कहते थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे, इस त्रिकुट को तोड़ना होगा। और ये त्रिकुट अगर टूट जाएगा तो जो 95% की जनता है जो परेशान रहती है रोजी रोटी के लिए, लालन पालन के लिए, रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई अस्पताल, जो 5 चीज़ें जरूरी हैं मिनिमम, उन्हीं में वो लगी रहती है, उन्हीं में उलझ के उसका जीवन पर्यंत समाप्त हो जाता है। तो ये जो स्कीम चल रही है अभी तक मुख्यमंत्री जी की, वो काबिल तारीफ है। उसका मैं स्वागत करता हूँ। कोई भी हो, मैं ही क्यों ना हूँ, अगर गलत है तो गलत है, कानून का एक सवाल आता है, यदि हम बात करते हैं जेवर के, विकास प्राधिकरण का अतिक्रमण को तोड़ा गया है, वहाँ पर कुछ जो बिल्डरों ने अवैध रूप से करा, सही बात है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी चौड़ी उन्होंने आरसीसी सड़कें की और बड़े बड़े विज्ञापन भी दिए। उस समय विकास प्राधिकरण के अधिकारी कहाँ सोए हुए थे, जबकि पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, यानी योगी जी की सरकार थी। अब उसमें बड़े पैसे वाले तो आते हैं, लेकिन छोटा मध्यम वर्गीय आदमी जिसकी 10,000 20,000 तनख्वाह होती है, वो सोचता है कि मेरा भी यहाँ से आना हो, वो अपना जमीन खरीदता, उनको टूट गई। उस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कई चीज़ें सही समय पर सामने नहीं आती हैं। इतने वर्ष हो गए आज़ादी के बाद, इतना आसान नहीं होता। कुछ चीज़ें पुराने कार्यकाल में रह गई हैं, अवश्य रही हैं, नज़र में नहीं। अधिकारी कौन से दूध के धुले हुए हैं सारे? ये सारे नेता दूध के धुले हुए हैं क्या? एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। मैं तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ की बात कर रहा हूँ। अभी तक ऐसा लगता है कि योगी जी अपने दिल से, मन से, कर्म से, मनसा वाचा कर्म, जिस तरीके से उनका जो बोलते हैं वो उस चीज़ को पूरा करने की कोशिश करते हैं। अब उनके साथ जितने भी हैं और बीजेपी के भी हैं, पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, सारे धुले धुले थोड़े हैं। तो किसी के लिए उस तरीके से नहीं कह सकते, लेकिन कोई बात नहीं। अब नज़र में आया, जो भी नज़र में आएगा, ऐसा मुझे विश्वास है
मुख्यमंत्री जी के प्रति कि वो उसे कार्यान्वित करेंगे, चाहे वो कितना ही बड़े ओहदे का व्यक्ति क्यों ना हो, कितना ही पुराना वो दबंग क्यों ना हो, या किसी भी स्तर पर किसी भी राजनेता से, किसी पार्टी से जुड़ा हुआ क्यों ना हो। और योगी जी को वो करना भी चाहिए जिस तरीके की उनकी छवि बनी हुई है। मेरा एक और सवाल है, जो बेचारे लोग उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी वहाँ पर विज्ञापन देके, गलती तो उनकी भी है, जगह जगह पर वहाँ पर बोर्ड लगे रहते हैं कि इतने क्षेत्र में यमुना विकास प्राधिकरण की अधिसूची के अंदर आता है, ग्रेटनोडा विकास के आता है, लोग पता तो होता है लेकिन लालच में आगे रहे। अब सवाल ये एक और उठता है बड़ा भारी कि उन लोगों का तो जो गया सो गया, क्या वो लोगों के साथ अच्छी से अच्छी कार्रवाई होगी या कुछ दिन चलने के बाद फिर वो मामला शांत पड़ जाएगा, जिन्होंने ये अवैध कॉलोनी काटी और बेचारे जो लोग पिस गए, उनका तो पैसा गया, तो उन पर सख्त से सख्त ऐसी क्या कार्रवाई होनी चाहिए आपकी विचार से? देखिए, पहली चीज़ तो ये है, इतिहास इस बात का साक्षी है, सारे झूठे लोग, सारे शॉर्टकट से आगे बढ़ने वाले लोग, गरीब जनता का खून चूसकर गलत तरीके से ज़मीन हथियाने वाले लोग, पैसा इकट्ठे करने वाले लोगों को ये समझ जाना चाहिए, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है आखिर में। इस जन्म में सब दिख जाता है, इस जन्म में आपके बच्चों के सामने, आपकी पीढ़ी के सामने सब यहीं आ जाना है। अगर आपने अच्छी नेक कमाई की है, स्ट्रगल हो सकता है, संघर्ष हो सकता है, कुछ चीज़ें दाव पर लग जाती हैं, लेकिन फिर समय वहीं घूम कर आ जाता है। सच्चे बंदे की जीत होती है और सत्य कभी हारता नहीं। ये अब हम विश्वास इतना ही कर सकते हैं, या अपेक्षा सरकार से रखते हैं और विश्वास भी करते हैं कि जो जिस तरीके से ज़मीन हथियाई हुई हैं, गलत तरीके से रजिस्ट्री करा दी और इस तरीके की भेड़चाल चली, उस पूरे क्षेत्र में जो गलत हैं वो ध्वस्त होंगी, खारिज होंगी, सत्य सामने आएगा जैसे वो तैसा। अगर किसी के मन में बेईमानी गलत आ जाती है तो उसको नहीं बख्शना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में भी यही उपदेश दिया है, किसी के साथ भी सार्वजनिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से गलत कोई कर रहा है तो उसके साथ आप 10 गुना तेजी से गलत करिए, उसमें आपके प्रति कोई प्रभु की गलत वो नहीं हो सकती कि आपने गलत किया। तो विश्वास ही मैं कर सकता हूँ सरकार के माध्यम से कि जो चीज़ें गलत हुई हैं उनको सुधारा जाए और उनको ठीक किया जाए। लास्ट में चैत का शायद 8वां, आज 7वां व्रत है, तो हमारे दर्शकों के लिए, देशवासियों के लिए नवरात्रि पर क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मस्जिद और मंदिर रोजे भी चल रहे हैं, नवरात्र भी चल रहे हैं। नवरात्र वैसे एक वर्ष में 4 बार आती हैं, 2 बार गुप्त नवरात्रि के रूप में और 2 बार ये मार्च अप्रैल में और नपट्स के रूप में है ये, और अक्टूबर नवंबर में शारदीय नवरात्र हमारी हिंदुओं की आती है। तो मैं अब उधर अजान लग रही, उस पर बड़ा बवाल चल रहा है। जी हाँ, लाउड स्पीकर वाला चैप्टर चल रहा है, अजान लग रही है। कबीरदास बेपढ़े आदमी थे, उस समय उन्होंने बोल दिया था कि चीखने से चिल्लाने से प्रभु नहीं सुनता। खैर वो परंपरा चली आ रही है शुरू से ही। तो मुख्यमंत्री जी हालांकि वो उस तरीके से देख भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। मेरा मानना यह है कि अगर अजान लगती है तो हनुमान चालीसा भी चले, अजान लगती है तो देवी के नवरात्रों के वो भी लाउड स्पीकर चले, उसमें बुराई क्या है। आप मंदी आवाज़ में सुनिए, पॉल्यूशन कम करिए, क्योंकि आवाज़ का भी पॉल्यूशन होता है और हिंदुओं को भी कम करना चाहिए। लेकिन अजान लगेगी तो अजान लगे, उसका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हनुमान चालीसा भी चलेगा, माँ देवी के नवरात्रि भी चलेंगे, वो सारी चीज़ उस तरीके से चलनी चाहिए, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी को अपने धर्म को मनाने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जिस तरीके से मनाए। लेकिन उसका ब्रेक वहाँ लग जाता है, उसको लोग नहीं समझते कि दूसरे की जहाँ पर आज़ादी में आप विघ्न डालते हैं वहाँ आपकी आज़ादी खत्म हो जाती है, वो भी कानूनन रूप से। तो उसका ध्यान रखें। और मैं तो पहले भी, क्योंकि हिंदू धर्म से हूँ, हिंदू धर्म वालों को भी बोलता आया हूँ कि सभी के लिए नहीं बोलता, लेकिन 10% ऐसे लोग होते हैं इस समाज में, हिंदुओं में भी, जागरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, महफिल जुटती हैं, रात को होते हैं। और उन जागरण के माध्यम से पीछे क्या होता है, मैं खुद अपने धर्म के बारे में बोल रहा हूँ। सत्य ये है कि वो क्या करते हैं, किस तरीके से दृष्टि डालते हैं महिलाओं पर, और अधिकतर मात्रा में उन कमेटियों में, सारे लोगों के लिए नहीं कह रहा, अपवाद स्वरूप काफ़ी लोग अच्छे आज भी हैं, तभी तो सारा ब्रह्मांड चल रहा है। लेकिन काफ़ी संख्या में ऐसे लोग होते हैं
कि इन सारी कीर्तन मंडलियों के साईं संध्या के माध्यम से, दुर्गे जी के जागरण के माध्यम से, चौकी के माध्यम से कुचेष्टा करते हैं, महिला शक्ति पर गलत नज़र रखते हैं और ये बहाना मिल जाता है, इस बहाने हम भंडारा चला रहे हैं। वो 5-10% लोग हैं, ऐसे ही मुल्ला मौलवियों में भरे पड़े हैं, अजान के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से, और जो इनमें मस्जिदों में पढ़ाई होती है उसके माध्यम से बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करते हैं। सरकार को सबको दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। और आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर अल्लाह अकबर हो तो हनुमान चालीसा भी हो, दुर्गे जी के वो भी हो, सब मिलकर प्रेम से बनाएं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की परंपरा जब तक हिंदू उदार रहा है तभी तक है। हिंदू अगर उदार नहीं होता है तो सारे लोग उस दृष्टि में, आपने देखा होगा कि अभी करौली में क्या हुआ। जी हाँ, करौली में हमारा 400 वर्ष पुराना मंदिर है और हम क्षत्रिय राजस्थान से ही हैं, पुराने करौली से ही निकले हुए हैं। आज के समय पर आज़ाद हिंदुस्तान में करौली में ही हो सकता है। करौली में करीब 150 लोगों को, 150 परिवारों को, हिंदू परिवारों के साथ क्या किया गया, किस तरीके से उनकी नृशंस हत्या की गई, किस तरीके से उसके कारोबार को विध्वंस कर दिया गया। कश्मीर फाइल हम इस समय देख रहे हैं, करौली फाइल भी देखना है क्या हमको? ये आंखों के सामने साक्षात है। मैं उस सरकार से निवेदन करूंगा, अभी तक कोई उम्मीद ऐसी लगी नहीं है। जो भी इसमें, जिन्होंने भी इस तरीके का रूप अपनाया, जिन्होंने कानून का पालन नहीं किया और घर जला दिए, वाहन जला दिए, किस तरीके से मारा गया, बलात्कार किया गया महिलाओं के प्रति, ये हिंदुस्तान में है तालिबानी रूल। और प्रधानमंत्री जी भी इसमें दखलंदाजी करें। इसमें राजनीति करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सरकार गिर गई, ये हो गया तो वो लोग ये कहेंगे, लोग वो कहेंगे। आपको कठोरतम दंड देना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री वहाँ का नहीं सुन रहा है, आप प्रधानमंत्री बने हुए हैं। करौली में हिंदुओं के साथ जैसा नरसंहार हुआ है उसकी घोर निंदा करता हूँ और वहाँ जो भी दंड स्वरूप लोग हैं उनको दंड मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी जात धर्म पंथ से हो, जिससे आगे कोई इस तरह का करने की कोशिश ना करें। बीच में बात काटते हुए मैं कहूँगा आपसे, यदि हम करौली वाला मामला लेकर चलते हैं तो उत्तर प्रदेश में पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार थी। दिल्ली में दंगे हुए, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, जबकि बिल्कुल नज़दीक है। तो क्या ये बात सही नहीं है कि जिस प्रदेश में ये दंगे हो रहे हैं वहाँ कहीं ना कहीं उस प्रदेश के मुख्यमंत्री की कहीं ना कहीं ढील है शासन प्रशासन के प्रति? बिल्कुल जाहिर है, बिल्कुल आप ये कायदे की बात है। मुख्यमंत्री की ढील तो हुई थी ही। शाहीन बाग इतना लंबा खिंच गया। प्रधानमंत्री की 2 चीज़ें गलत हुई हैं। प्रधानमंत्री जी ने सोचा शाहीन बाग को इग्नोर करता हूँ, शाहीन बाग को उपेक्षित करता हूँ, ध्यान ही नहीं देता हूँ। वो उस समय उनकी सोच सही रही होगी, मैं उनकी सोच की नीयत पर तो मैं कभी कर ही नहीं सकता, लेकिन वो गलत निकला। कितना लंबा चल गया ना चाहिए। करौली में अगर वहाँ का डीएम या वहाँ की राज्य सरकार उस तरीके से नहीं कर पाती है तो आपको उसके प्रति कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, वेस्ट बंगाल में भी देख रहे हैं दूसरा कश्मीर पैदा हो रहा है। और आप वो इसलिए रहा है कि जो वहाँ के कार्यकर्ता बीजेपी के थे, पहले भी कई बार मैं कह चुका हूँ, जो बीजेपी कार्यकर्ता थे आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, आपने ध्यान नहीं दिया। और प्रधानमंत्री के रूप में और जो भी वहाँ के पदाधिकारी थे, जो आपका संगठनात्मक ढांचा है वो ध्वस्त हो गया। ना चाहते हुए वहाँ के लोग फिर बीजेपी को छोड़कर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। तो बड़ी शर्मनाक कंडीशन है। कल को कौन खड़ा होगा आपके साथ? आपकी सरकार नहीं बन पाई, लेकिन आप उन लोगों को सुरक्षा देते। आप सुरक्षा उन लोगों को क्या देंगे जब वहाँ का राज्यपाल सुरक्षित नहीं है? जगदीप धनखड़ का काफिला निकलता है, हंगामा हो जाता है, पत्थरबाजी होती है, एक राज्यपाल सुरक्षित नहीं है वेस्ट बंगाल में। आम जनता क्या कहना है? और यहाँ पर रोहिले बस रहे हैं, बांग्लादेशी बस रहे हैं, दिल्ली में बस रहे हैं, आसपास बस रहे हैं। कल को ये पनप जाएंगे, उसके लिए कौन जवाबदेह होगा? आप प्रधानमंत्री हैं तो उस रूप में उसको सीरियस लें, गंभीरता से लें और उस पर एक्शन लें, कार्रवाई करें। जी, जय। देखिए, इसी के साथ आपने बहुत कुछ सुना। बातें चलती हैं राजनीति की अभेद, जो लोगों ने कॉलोनी काटी थी उन पर भी विचार सुने, माँ देवी के जो चल रहे हैं व्रत उन पर भी सुनी, अजान पर भी आपने सुना। तो आज हम इसी के साथ अगले चैप्टर पर जल्दी मिलेंगे और हम लेते हैं विदाई। फेस वार्ता से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।